मैथमेटिकल डिस्कशन किया था कि एक कॉइल अगर दो मैग्नेट के बीच में लगातार घूम रही है तो क्या उसका एरिया वेक्टर लगातार मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बदलता रहेगा। कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ लगातार, है ना। मान लेते हैं कि कोई कॉइल ने 0 एंगल शुरू किया है तो टाइम के साथ साथ उसका एंगल बदलेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के हिसाब से। ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से कॉइल घूम रही है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से ये कॉइल घूम रही है इन दो मैग्नेट के बीच में, और जैसे जैसे घूमेगी तो इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल रखेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। तो फिर हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं, वो क्या होता था, बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना। और इसमें ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ईएमएफ का आंसर आता था माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और वो आता था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद है यार, ये हम लोगों ने ई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा लुक का ईएमएफ लाया था अगर ये कॉइल लगातार नॉर्थ और साउथ के बीच में घूमती है। अब क्या इस कॉइल के दो किनारे होंगे, एक ये किनारा है और एक ये किनारा है, जिसके अक्रॉस ये ईएमएफ आएगा। ऐसा ईएमएफ इस किनारे और इस किनारे के अक्रॉस डेवलप होगा। तो अगर हम उस पर कोई तार बांध दें और उससे बल्ब जलाने का प्रयास करें तो क्या ये कॉइल साथ साथ घूमती जाएगी तो उसकी तो वाइंडिंग बन जाएगी? नहीं। अब एक घूमती हुई कॉइल से दो एंड से ईएमएफ हमें बाहर निकालना है, हमें ईएमएफ की जरूरत है। तो उसके लिए ये दो स्लिप रिंग्स यूज हुई हैं। इनको क्या बोल रहे हैं, ये एक रिंग है और ये एक रिंग है। अंदर वाला ये वाला राइट वाला धागा इस स्लिप रिंग में साथ साथ चिपक के चल रहा है, और वो दूसरा वाला वायर कहना चाहिए, एक वायर का किनारा इस स्लिप रिंग में घूमेगा और दूसरा वायर का किनारा इस स्लिप रिंग में घूमेगा। तो अब क्या बताओ, जो इस वायर का पोटेंशियल था वो इस स्लिप रिंग को मिल गया, और जो इस वायर का पोटेंशियल था वो इस स्लिप रिंग को मिल गया। तो हम कह सकते हैं यार इस वायर में अब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होने लगा, और अब ये फिक्स वायर है। क्या बात समझ, यानी ये वो हमारी सप्लाई लाइन है जो हमारे घर तक आ सकती है अगर ये वोल्टेज हमारी रेंज में है। आमतौर पर यार इससे जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसको हम इस सिग्नल से डिनोट करते हैं कि यहां से जो वोल्टेज आया है वो ऐसा ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है। वजह क्या है, क्योंकि वो साइनोसाइडल नेचर का है। अगर हम ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ईएमएफ है जो फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है। बात क्लियर है? तो यार ये वो सेटअप मैंने बनाया है, इसमें कुछ नाम मैंने बताए हैं। स्लिप रिंग क्या है, स्लिप रिंग कार्बन ब्रशेस ये इसी से अटैच्ड होते हैं, और फिर इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया। एक नाम आया वोल्टेज एम्पलीट्यूड। वोल्टेज एम्पलीट्यूड क्या हुआ, वोल्टेज एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बता यार, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है यहां पर, वो एन बी ए ओमेगा की जगह लिखा है मैंने कि नहीं, एन बी ए ओमेगा की जगह लिखा है। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। आमतौर पे यहां एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल कह सकते हैं, या कई जगह तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह नाम चला आ रहा है वेव के टॉपिक से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ओमेगा एसएचएम में या वेव में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता था।
यहां एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली कॉइल घूम रही है ना, तो वो एंगुलर वेलोसिटी भी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नाम दे सकते हैं, है ना। आमतौर पे जो इंडियन सप्लाई होती है उसमें ईएमएफ की वैल्यू, ये जो मैक्सिमम ईएमएफ वैल्यू है ई नॉट की वैल्यू 311 वोल्ट के आसपास होती है। ये 310-11 वोल्ट के आसपास होती है ये सप्लाई की वैल्यू। ये बेसिकली 200√2 होता है, 220√2 होता है। 220√2 लगभग 311 वोल्ट के आसपास आता है। इतनी वैल्यू ई नॉट की होती है, ठीक है। अब अगर ये सप्लाई जो हमारी आई है, ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई किसी रजिस्टर को दे दी जाए या किसी भी सर्किट को दे दी जाए, तो करंट, क्या करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा कि नहीं? अगर सप्लाई इस नेचर की है तो करंट क्या वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, यानी कितना ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। तो इस चीज को क्या बोलोगे? ये करंट का फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है, और साइन फंक्शन के बगल में जो लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट। क्या बता रहा आई नॉट? हमने क्या लिखा है? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैं कह रहा हूं अगर वोल्टेज साइनोसाइडल है तो करंट भी साइनोसाइडल होगा, और साइन फंक्शन के बगल में जो लिखा है, ऑब्वियसली यार जिस यूनिट की चीज है आई, उसी यूनिट का ये एम्पलीट्यूड होगा, तो ये एम्पियर में होगा। जैसे ये वोल्टेज का फॉर्मूला तो ये वोल्टेज यूनिट का होगा, है ना। तो आई नॉट यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, और अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ई नॉट बाई आर। ई नॉट क्या था? एन बी ए ओमेगा बाई आर। ये हमारा क्या है? करंट एम्पलीट्यूड। कुछ नाम हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यहां क्या है? टाइम टेकन बाई कॉइल इन वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कॉइल को कितना टाइम लगता है? ये कॉइल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है या वेरिएबल? ये कॉइल जब घूमती है तो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूमती है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या टाइम पीरियड और ओमेगा कैसे रिलेटेड होते थे? वो सारे रिलेशन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते थे वो यहां भी वैलिड है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। और जो फॉर्मूले थे ओमेगा बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाई टी, ये सारी बातें अभी भी वैलिड है। मैंने यहां अभी एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम साइनोसाइडल, ऐसा कुछ। तो ये हाइट किसको डिनोट करती है? ई नॉट को। यहां पर ये टाइम कितना है? t/2 आधा टाइम। ये कितना है? t। फिर एक और साइकिल 2t, और उसके बाद चीजें रिपीट होने लगी। क्या ईएमएफ का अगर ऐसा ग्राफ बना है तो मैं करंट का भी ग्राफ बना सकता हूं? करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, कम से कम टाइम वाइज चीजें पूरी तरह से सेम है। क्या जो टाइम पीरियड ईएमएफ का है वही टाइम पीरियड करंट का होगा? लेकिन हां, इसका एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो आई नॉट को डिनोट करेगा, और ये किसको डिनोट कर रहा है? ई नॉट को, दैट इज एन बी ए ओमेगा को डिनोट कर रहा है। और ये क्या होगा? एन बी ए ओमेगा बाई आर। ये बड़ा होगा कि छोटा होगा कुछ कह नहीं सकते। अगर आर 1 से छोटा है
तो बड़ा भी हो सकता है, तो ऐसा बड़ा छोटा नहीं लेकिन अलग होगा, ये पक्की बात है। ये हाइट करंट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हाइट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये बातें हमने फैराडे लॉ में देखी थी, वहीं से ये शुरुआत हुई है। ये हमारा एसी जनरेटर है जहां से बिजली पैदा होती है। जितनी भी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। अब सेटअप चाहे जितना बड़ा बना दिया जाए, घर का जनरेटर है तो कॉइल छोटी रखी जाएगी, बाहर हाई वोल्टेज 200 2000 22,000 वोल्ट क्रिएट करना है तो मैग्नेट भी बड़े होंगे और कॉइल भी बड़े होंगे, उसी लेवल का सब कुछ होगा। तुम देख रहे हो यार, अगर हमें ईएमएफ बढ़ाना हो तो क्या क्या बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, बड़ा एरिया रखेंगे, ज्यादा एंगुलर स्पीड रखेंगे तो हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे बहुत हैवी सप्लाई पैदा होती है, 22,000 11,000, तो ये सारे पैरामीटर बहुत बड़े रखे जाते हैं। लेकिन जो घर की रिक्वायरमेंट है उसमें NBA ओमेगा ऐसा रखना है कि इतने वोल्टेज का जनरेट हो, बिजली पैदा हो। तो यार थोड़ा हम लोग विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स को। देखो जरा, जो चीज मैंने यहां ग्राफ से रिप्रेजेंट करी उसी चीज को मैं यहां पर फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा डीसी वाली बैटरी देखी, उसमें एक बैटरी लगी होती थी और वो बैटरी की पोलैरिटी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, हमेशा एक तरफ पॉजिटिव हमेशा एक तरफ नेगेटिव मेंटेन रहता था। वोल्टेज फिक्स रहता था, जो करंट फ्लो करना है वो हमेशा एक जैसा फ्लो करता था। अब तुम एक ऐसी बैटरी इमेजिन करो जो बार बार फ्लक्चुएट कर सकती, कभी इधर पॉजिटिव कभी, ऐसी एक बैटरी इमेजिन करो जो जीरो से बढ़ के हाई वोल्टेज पहले यहां गया, फिर अपनी पोलैरिटी को वीक करते करते जीरो पे आया, फिर यहां पर बढ़ते बढ़ते 0 1 2 3 करते करते 10 वोल्ट तक गया, फिर 10 9 8 7 6 5 करते हुए जीरो हुआ, फिर उस तरफ से बढ़ने लगा। यानी यार एक हमारे पास ऐसी बैटरी हो, कभी इस तरफ पॉजिटिव कभी इस तरफ पॉजिटिव कभी इस तरफ पॉजिटिव। क्या यही बात ये ईएमएफ डिनोट कर रहा है? कभी पॉजिटिव एक तरफ है तो फिर दोबारा दूसरी तरफ, फिर, है ना? यानी यार इसकी पोलैरिटी लगातार बदलती जाए तो क्या करंट भी कभी इस तरफ से फ्लो करेगा कभी इस तरफ से फ्लो करेगा। वही क्या है यार, ये सप्लाई वोल्टेज को डिनोट कर रही है और थ्रू द रजिस्टर जो फ्लो चल रहा है करंट, वो भी क्या ऑल्टरनेटिंग हो जाएगा कि नहीं? तो जो चीज यहां ग्राफ में रिप्रेजेंट करी गई वही चीज मैं यहां फिजिकली दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे? ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है। यानी हम जब तक डीसी पढ़े हैं तब तक हमारी बैटरी क्या ना अपनी पोलैरिटी बदलता था ना अपना मैग्नीट्यूड बदलता था, इसी तरफ से करंट फ्लो करेगा और हमेशा इसी तरफ से फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही मैं एसी बोलता हूं तो वो अपनी पोलैरिटी बदल सकता है। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई क्या है? जितना घड़ी में समय लगा इसको इधर से उधर से इधर होने में, एक पूरा चक्कर में, दैट इज टाइम पीरियड। क्या समझ पा रहे? और ये पता है आमतौर पे जो हमारे घर पे सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी एट होम सप्लाई ऑफ, बताओ कितनी होती है? एनीवन? कितने भी गैजेट तुम देखोगे उसमें 50 हर्ट्ज लिखा होगा, तो बता रहे टाइम पीरियड कितना होता होगा? टाइम पीरियड 1 बाई फ्रीक्वेंसी 0.02 सेकेंड। यानी यार एक साइकिल 0.02 सेकेंड की होती है और ऐसे ऐसे 50 फ्लक्चुएशन एक सेकेंड में हो जाते हैं इस बैटरी के। कैन यू इमेजिन? कोई बैटरी है थोड़ी, वो तो वोल्टेज ऐसा जनरेट हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ये इंडियन सप्लाई के लिए लिखा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, कहीं कहीं 60 हर्ट्ज यूज होता है और कहीं कहीं पे पीक वोल्टेज भी अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत हर देश ने अपना अपना बना रखा है। अब ज्यादातर लोग इसी के आसपास रहते हैं क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट यहां से वहां एक्सचेंज होते हैं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओमेगा को कहा कि एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा को क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी है। क्या बताओ, हम इस पे बाद में आते हैं, फेज कॉन्सेप्ट पे बाद आते हैं।
अभी हम लोग आते हैं एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये एवरेज शब्द किसी भी क्वांटिटी के साथ आ सकता है पूरी फिजिक्स में। मैं एवरेज का जनरल मतलब बता रहा हूं। फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी y, कोई भी क्वांटिटी y है जिसकी वैल्यू बदलती हुई है, कैसी है? बदलती हुई है ओवर द x। ये y x के साथ साथ बदल रही है, तो इस बदलती हुई वैल्यू को एक वैल्यू देना, इस बदलती हुई वैल्यू को एक वैल्यू देना सच दैट कि इतनी देर के लिए, इतने x के लिए ये एरिया और ये एरिया सेम हो जाए। फिर से सुन ले यार, बदलती हुई वैल्यू को एक वैल्यू देना सच दैट कि इतने x के लिए ये एरिया और वो एरिया सेम हो जाए, दैट इज एवरेज। बात समझ आ रही है? यानी बताओ, अच्छा एरिया का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ y dx। ये उसका एरिया है जब फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू है, y एक फंक्शन है, तो इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब होता है y ग्राफ का एरिया। और अगर ये फिक्स वैल्यू है तो इसका एरिया तो बहुत आसान हो गया, कितना हो गया? y बार इंटू एक्स नॉट, और ये एरिया 0 से x नॉट तक जो भी आएगा, तो y बार मतलब एवरेज का मतलब हो गया इंटीग्रल ऑफ y dx अपॉन एक्स नॉट। क्या जनता समझ पा रही है यार? ऐसा काम हम लोग पहले भी फिजिक्स में कर चुके हैं, बट उस समय इतने जनरल सेंस में मैंने बात नहीं करी थी। जैसे बता एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ v dt अपॉन t। नहीं पढ़ा तुमने? ऐसे नहीं पढ़ा है, तुमने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इंटीग्रल ऑफ v dt करके ही तो निकलेगा, जहां v क्या है? स्पीड है। एवरेज एक्सेलेरेशन तुमने पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ a dt अपॉन टाइम, पढ़ा है कि नहीं? क्या होता था? क्या यही डेफिनेशन को फिट नहीं कर रहा? इंटीग्रल ऑफ a dt का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पढ़ा है कि नहीं? तुमने एक x बार एवरेज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एवरेज ओवर मास। जैसे होता है एवरेज एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? एवरेज एक्सेलेरेशन एवरेज ओवर टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी एवरेज ओवर टाइम। ये बाय डिफॉल्ट टाइम पे एवरेज होता है। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन टोटल मास, याद है? ये क्या हो गया? पोजीशन का एवरेज ओवर मास। तो बताओ यार करंट का एवरेज क्या हो गया? इंटीग्रल ऑफ I dt अपॉन t, यानी करंट एवरेज ओवर टाइम। और EMF का एवरेज क्या हो गया? बाय सेम फैशन इंटीग्रल ऑफ E dt अपॉन टाइम। यानी यार ये एक बहुत जनरल बात हो गई, हमें अब इस टॉपिक में यही पढ़ना है, एवरेज करंट और एवरेज EMF। क्या इसका फिजिकल डायग्राम वाइज मतलब क्या है वो तुम्हें बता दिया है, और ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बन गई। जितने टाइम के लिए निकालना है, जितने टाइम के लिए हमें एवरेज निकालना है। क्या जनता समझ पा रही है? यानी फिजिक्स का ही कॉमन पैटर्न है। कभी कुछ छूट भी जाए ना और तुमसे पूछे कि इस क्वांटिटी का एवरेज ओवर दिस निकालना है, कुछ तो डिफॉल्ट बने हुए हैं, जैसे वेलोसिटी का एवरेज ओवर टाइम होता है,
है ना, एक्सेलरेशन का एवरेज एवरेज ओवर टाइम होता है। एक आध बार कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल गए कि वेलोसिटी एवरेज ओवर डिस्टेंस बताओ, तो फिर वो VDS बाई S नॉट हो जाएगा। ये चीजें कभी कभार आ जाती हैं, तब जरूरत पड़ती है जनरल थॉट की। ये उसका जनरल थॉट है, पूरी फिजिक्स का जनरल थॉट है। क्या जनता समझ पा रही है? कोई कभी भूल जाए उस क्वांटिटी को डिफाइन करना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या होता है। फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू को एक वैल्यू देना सच दैट कि ये एरिया और ये एरिया सेम है। तो हम लोगों को फिलहाल इस चीजों पे फोकस करना है, बट ये बातें भी उसी कैटेगरी में आती हैं। आमतौर पे फिजिक्स पे एवरेज और मीन दोनों सेम बातें होती हैं, बस इस टॉपिक में पता नहीं क्यों एवरेज और मीन को सेम बातें बोला नहीं गया है ना। एवरेज और मीन का एक ही मतलब होता है, बट इस टॉपिक में मीन को अलग सेंस में लिया जाता है, थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है, बदलती हुई वैल्यू है, तो पहले तो उसका मॉड ले लो। क्या ले लो? मॉड। और अब मॉड का एवरेज निकालो। यानी पिछली बार y का एवरेज था, इस बार मॉड y का। बताओ मॉड लोगे, देखो जब हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं ये इंटीग्रल ऑफ y dx करके, तो वो ऊपर वाले को पॉजिटिव काउंट करता है और नीचे वाले को। तो मैं पूछूं ये एरिया और मॉड लेने के बाद एरिया सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। कौन ज्यादा होगा? मॉड वाला एरिया। यानी ये एरिया अब होगा ज्यादा। तो क्या y मीन और y एवरेज में कौन ज्यादा आएगा? y मीन ज्यादा आएगा। अगर किसी ग्राफ में निगेटिव लूप है तो y मीन और y एवरेज में y मीन ज्यादा आएगा, और निगेटिव लूप ना होता तो एवरेज और मीन में फिर कोई अंतर नहीं आता। क्या जनता समझ पा रही है? यानी डेफिनेशन क्या बन गई? इंटीग्रल ऑफ मॉड y dx बराबर क्या? y मीन इंटू एक्स नॉट, 0 से एक्स नॉट के लिए। ये एरिया क्या हो गया? इसका एरिया। ये एरिया किसका हो गया? इसका एरिया। दोनों को बराबर कर दो तो y मीन की डेफिनेशन क्या बन गई? मॉड y dx डिवाइड बाई क्या? एक्स नॉट। तो बताओ i मीन क्या बन गया?
हाँ, ये बन गया, ई मीन क्या बन गया, सेम, क्या बात समझ रहा है? तो एवरेज और मीन में बस ये अंतर है कि एवरेज में यहां मॉड नहीं लगा होता था, अभी मॉड लगा है। नोट कर लिया भाई, पिछला नोट कर लिया है। कोई क्वांटिटी y है, तो y का ग्राफ मान लिया ये है, ठीक है, ये y का ग्राफ है। तो बताओ y स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? पहली बात तो y स्क्वायर का ग्राफ ज्यादा ऊंचाई वाला होगा, y स्क्वायर का ग्राफ ज्यादा ऊंचाई, जिन हाइट पे जो कुछ वैल्यू है स्क्वायर करने पे ज्यादा ऊंचाई पकड़ेगा कि नहीं, और निगेटिव भी क्या बन जाएगा, निगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर ये y का ग्राफ था तो ये किसका ग्राफ है, y स्क्वायर का ग्राफ है। अब ये भी एक फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू है, और फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू को मैं एक वैल्यू देना चाहता हूं, एक वैल्यू, तो उसको मैं कहूंगा y स्क्वायर का एवरेज, y स्क्वायर का एवरेज कह लो या मीन कह लो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ग्राफ निगेटिव गया ही नहीं है। तो ये y का क्या बन गया, y स्क्वायर का मीन, y स्क्वायर का मीन या y स्क्वायर का एवरेज, कुछ भी कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अच्छा बताओ यार, y अगर कोई क्वांटिटी थी किसी यूनिट की, किसी यूनिट की, मान लिया मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया कि नहीं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एवरेज की यूनिट स्क्वायर वाली क्वांटिटी के बराबर होगी। नहीं लाएंगे कैसे, कैसे लाएंगे यार, तो बस एरिया बराबर कर दो, वाई स्क्वायर डीएक्स 0 से x नॉट, ये किसका एरिया हो गया, ऊपर वाले का, और नीचे वाला का एरिया क्या हो गया, इंटू एक्स नॉट। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया यार, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा ज्यादातर लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, बट मैं पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक स्टेप पहले से बात करी कि वो और वो एरिया बराबर करना होता है, तो एवरेज की डेफिनेशन आ जाती है। ये स्क्वायर का एवरेज है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो y की यूनिट के मुकाबले उसका स्क्वायर होगी। तो लोग कहते नहीं हमें y की यूनिट का ही चाहिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इस पूरे में अंडर रूट लगा देना चाहिए, तो y RMS बन जाता है क्या, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, y स्क्वायर में एक अंडर रूट लगा दो तो वो क्या बन गया, RMS। तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, यही जो कैलकुलेशन तुमने किया है करो, और बाद में आखिरी में क्या कर दो, अंडर रूट, तो वो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। ये नहीं बताओ यार, IRMS की डेफिनेशन क्या बन गई, आई स्क्वायर dt अपॉन जितने टाइम के लिए निकाला गया है, ये क्या कैलकुलेशन आई स्क्वायर मीन है, और उस पर क्या लगा दिया, तो ये क्या बन गया, तो बताओ ERMS का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम फैशन, क्या जनता समझ पा रही है। तो मीन स्क्वायर क्या है, और उसमें अंडर रूट लगा दो तो क्या बन जाता है, रूट मीन स्क्वायर।
इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब एरिया ऑफ वाई एक्स है, मॉड वाई डी एक्स मतलब एरिया ऑफ मॉड वाई, वाई स्क्वायर डी एक्स का मतलब है एरिया ऑफ वाई स्क्वायर एक्स ग्राफ। देखो अगर कोई फंक्शन दिया होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ग्राफ दिया होगा तो एरिया करना पड़ेगा, अगर हम निकाल पाए तो। ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है जिससे तीनों तरह के थॉट क्लियर हो जाएंगे, मीन, एवरेज और आरएमएस। ओके, पहले एवरेज निकालते हैं। बताओ, अच्छा हमें 0 से t तक, 0 से t तक के लिए ये काम करना है, 0 से t। ये भी मेंशन्ड चीज होती है कि कहां से कहां तक का एवरेज निकालना है, 0 से लेके t तक का एवरेज निकालना है। जनता बताए कैसे करेंगे? i का एवरेज बताना है, तो डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ i dt अपॉन जितने टाइम के लिए निकालना है। अब क्या ये काम इंटीग्रेशन है जो हमें नहीं करना है क्योंकि ग्राफ दिया है, इसी का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ IT ग्राफ डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या एरिया ऑफ IT ग्राफ कितना है? यही तो एरिया है, यहां से यहां तक I नॉट हाइट है और यहां से यहां तक 0 हाइट है, तो एरिया कितना हो गया, I नॉट इंटू टी बाई 2 प्लस 0 अपॉन टोटल टाइम कितना है t, तो ये कितना आ गया, I नॉट बाई 2, यानी I के एवरेज वैल्यू आ गई कितनी, I नॉट बाई 2 आ गई। I का मीन क्या आएगा, मीन सेम आएगा, पता है क्यों, क्योंकि ये ग्राफ कहीं पर निगेटिव हुआ ही नहीं है, तो I मीन सेम आएगा। तो यार पहला हो गया I एवरेज, दूसरा हो गया I मीन। तीसरा क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन, अच्छा रूट मीन स्क्वायर लिखा तो है, वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालोगे? पहले तो यार इस ग्राफ का स्क्वायर करो, बता आई स्क्वायर ग्राफ बनाओगे तो ये ऊंचाई भी I नॉट स्क्वायर हो जाएगी, जीरो वाला हिस्सा उतनी ही ऊंचाई पर रहेगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ I स्क्वायर का मीन क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर डी टी अपॉन टी, तो इसका मतलब एरिया होता है, तो कितना एरिया आ गया, I स्क्वायर इंटू टी बाई 2 अपॉन टी, तो ये कितना आ गया, I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर बाई 2। लेकिन हमें रूट मीन स्क्वायर पूछा था ना, तो बताओ I RMS कितना आ गया, कितना आ गया, I नॉट बाई रूट 2। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत है, नोट करना चाहेंगे?
नोट कर लिया? इसमें दो क्वेश्चन बताना है, मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। मीन एवरेज तो सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे है ही नहीं, तो चलो एक ही चीज बताना है फिर। आई एवरेज पूछा है तो करंट की यूनिट का होगा ना। निकाल के दिखाएं सब लोग, पूरा स्टेप करो यार, इतनी जल्दी क्या है। हो गया क्या? तो यार आई की एवरेज वैल्यू होती है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन टोटल टाइम, और इसका मतलब होता है एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। तो क्या यहीं से यहां तक ही तो एरिया दिख रहा है, बस इसी के लिए 0 से t के लिए हमें एवरेज निकालना था। तो बताओ सबसे पहले ये एरिया कितना, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया यार, आई नॉट बाई 2। यही एवरेज है, यही मीन है। अगला क्वेश्चन मैं इजी करके तुम्हें देता हूं, ये भी तुम्हारे लिए हो सकता है, बट तुम्हें ग्राफ से पूछा जाए इसके चांस कम है। मैं तुम्हें ग्राफ का फंक्शन बना देता हूं, हालांकि वो भी तुम्हें आता है। मुझे बताओ, ये एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर, y एक्सिस में करंट है और x एक्सिस में टाइम है। स्लोप तुम बताओ कितना है, आई नॉट बाई टी। चलो मैंने क्वेश्चन को यहां से शुरू किया है, यहां से शुरू किया है। मैं कह रहा हूं कि ये i एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है, जिसमें आई नॉट और कैपिटल टी फिक्स है। आई नॉट कैपिटल टी क्या है, फिक्स्ड है, ये वेरिएबल नहीं है। क्या वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, तो उस पर डिपेंडेंट क्या है, आई। तो रूट मीन स्क्वायर बताना है यार, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालोगे। अब फंक्शन से शुरुआत करी गई है, मेक इट क्लियर, ग्राफ आप भूल जाओ। यहां से क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आरएमएस, आई आरएमएस बताना है, आई आरएमएस बताना, ये क्वेश्चन है। और किसके, 0 से टी के लिए कर पाएंगे? बताओ यार, आई आरएमएस पहले चलो बताओ, आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन जितने टाइम के लिए निकाला गया है, यही तो है। ये काम करना है, चलो सोचो क्या करना पड़ेगा।
तो क्या करोगे यार, अब ग्राफ इसका पहले तो आई स्क्वायर बनाओ, आई स्क्वायर का फंक्शन बनेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये चीज फिक्स है। तो क्या इसका ग्राफ कर्व बनेगा, तो एरिया तो तुम वैसे ही नहीं निकाल पाओगे, तो यानी इसका मतलब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और अंदर टी स्क्वायर डी टी, यार आई स्क्वायर की जगह मैंने ये पूरा उठा के रख दिया है, और ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से टी, और नीचे भी क्या है, टी है। बता टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, यार ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा टी क्यूब, और ये आएगा टी क्यूब बाई 3, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये आ गया आई नॉट बाई टी क्यूब और टी क्यूब बाई 3, तो ये कितना आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 3, और इस पे क्या लगा है, रूट, तो ये कितना आ गया, कितने लोग आ गया। यानी तुम्हारे सामने ऐसे भी क्वेश्चन पेश किया जा सकता है, नहीं जरूरी नहीं कि हर बार हमें। अच्छा बताओ, यही काम जो अभी तुमने एरिया से किया था, तुम इससे भी कर सकते थे। जो काम अभी तुमने एवरेज का एरिया से किया था, देखो जरा, तुम्हारे सामने ये फंक्शन पेश कर दिया जाए, ग्राफ ना बनाया जाए, तो तुम क्या करते, एवरेज निकालने के लिए यही करते कि नहीं, क्या बाहर आ जाता है ना, ये कितना आ गया, आई नॉट बाई टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2, कितना आ गया। क्या सोचो यार, ग्राफ में चीजें पेश करी जा सकती हैं, या फंक्शन दे के भी तुमसे ये चीजें निकलवाई जा सकती हैं। क्या जनता समझ पा रही है कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है। एक फॉर्मूला है I बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, फाइंड एवरेज करंट ओवर टी बराबर 0 टू टी बराबर टाउ। ये टाउ टाइम की ही यूनिट का टर्म है, 0 से टाउ के लिए एवरेज करंट बताना है। हाँ भाई, एवरेज कैसे डिफाइंड है, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन टी, 0 से टाउ के लिए, टाइम टाउ है, तो क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन किसी को पता है, हाँ ये मैंने अलग कर लिया है, क्या होता है, e की पावर माइनस टी बाई टाउ होगा, और 1 अपॉन
-1/τ आएगा। अगर t के बगल में कुछ मल्टीप्लाइड है तो वो चीज 1 में आ जाती है, नहीं वो तो सॉरी वो चीज 1 में यहां आ जाती है, तो 1/-1/τ। t के बगल में जो चीज किसी भी फंक्शन में अगर ax हो गया है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, f' ax मतलब बदलाव, और 1/a में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की पता होना चाहिए। तो देखो यार ये टाउ टाउ कैंसिल, और लिमिट रखते हैं 0 से टाउ। बताओ e की पावर t की जगह टाउ रखोगे और फिर t की जगह 0 रखोगे, कितना आ गया यार, -I0 e की पावर -1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा 1 - e इनवर्स। ये आंसर आ गया यार। कितने लोग आ गया यार, थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है इसमें। फंक्शन गंदे भी हो सकते हैं, फंक्शन आसान भी हो सकते हैं। नीट के लिए गंदे फंक्शन नहीं आएंगे, इजी फंक्शन आएंगे। चलो घूम फिर के हम लोग वापस आते हैं अपने साइनोसाइडल डिस्कशन में। ये एक ईएमएफ है, ये साइनोसाइडल ईएमएफ का ग्राफ बनाया गया है। बताओ अच्छा, फॉर अ इंटरवल ऑफ t/2 के इंटरवल के लिए, फॉर अ इंटरवल ऑफ t/2 एवरेज ईएमएफ विल बी, ए ऑप्शन है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी 0, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। क्या सही है? इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? कौन कौन से, मतलब मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है, एक भी सही हो सकता है। हाँ बताए, डी बताए, सी डी ई, सी डी ई तीनों सही हैं। सोच के देखो यार, हमने अपना इंटरवल अगर ये ले लिया है 0 से t/2 तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर हमने ये ले लिया है तो कैसा आएगा? अरे यहां से यहां तक नेगेटिव। भाई t/2 का इंटरवल लेना था, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अगर हम अपना इंटरवल यहां से यहां ले लें, देखो यहां से यहां नहीं, सॉरी, हम अपना इंटरवल t/2 का लेना चाहते हैं, यहां से यहां तक ले लें। देखो क्या यहां से यहां तक t/2 टाइम नहीं हो सकता? आधा लूप के बराबर टाइम चाहिए, जितना टाइम ये उतना टाइम मैंने यहां ले लिया है। तो क्या ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो एरिया कैसा हो जाएगा? 0। तो हम कौन सा इंटरवल लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नहीं, अब मुझे बताओ, फॉर 0 से t बराबर 0 से t बराबर t/2 तक e की एवरेज वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। फॉर t बराबर 0, t बराबर t/2 से t तक कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या हम ये कह सकते हैं? फॉर कंप्लीट साइकिल 0 से t के लिए 0 आएगी। नहीं, इतनी सारी बातें समझ में आना चाहिए। क्या ये पहला क्वेश्चन क्लियर है और ये सारी बातें क्लियर है?
अच्छा मीन तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? मीन में ग्राफ को नेगेटिव देखते ही नहीं, सबको पलट के कैसा देखेंगे? नहीं। अब जरा हम मीन को लेके बातें करते हैं, पहले इतना नोट कर लें। मुझे बता, अगर हम मीन निकालना चाहते हैं तो ग्राफ को कैसा करना चाहिए? जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव। हम मॉड ई का ग्राफ बनाएंगे। अब मैं कह रहा हूं 0 से t/2 तक जो मीन आएगा और t/2 से t तक जो मीन आएगा सेम होगा कि अलग अलग? अरे भाई 0 से t/2 तक इस एरिया से निकालोगे, t/2 से t तक इस एरिया से निकालोगे, सेम आएगा कि नहीं? अच्छा बता, 0 से t तक जो मीन आएगा यहां से यहां तक, तो तुम डबल एरिया लोगे तो डबल टाइम भी तो लोगे, तो वो भी ई मीन सेम आएगा। ये वाला ई मीन, ये वाला ई मीन, ये वाला ई मीन सब सेम आएंगे। पॉजिटिव निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं, सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। क्या जनता समझ पा रही है? अच्छा ये क्या आता है मैं तुम्हें सीधे बता दूं, चलेगा? 0 से t/2, t/2 से ये आंसर आता है टू साइनोसाइडल के लिए। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फॉर साइनोसाइडल, क्या ये ग्राफ किसका दिया है मैंने? E0 साइन ओमेगा टी का दिया है कि नहीं? इसका मतलब साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल ग्राफ के लिए, फॉर साइनोसाइडल ग्राफ EMF, ये आंसर जो आता है ई मीन का वो आता है 2E0/पाई। कितना आता है? 2E0/पाई। अच्छा ये सारी बातें मैं EMF को लेके कर रहा था, क्या यही बातें करंट को लेके कर सकते हैं? सब सेम ही होगा। कोई भी रिपीटिंग ग्राफ, किसी भी तरह का रिपीटिंग ग्राफ हो, रिपीटिंग ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है। मैं ऐसा बना देता हूं, क्या ये एक रिपीटिंग ग्राफ है कि नहीं है? ये एक रिपीटिंग ग्राफ है और ये कुछ टी टाइम में रिपीट कर रहा है ऐसे। क्या ये t/2 पे रिपीटिंग है या t पे रिपीटिंग है?
कोई भी चीज है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, t पे रिपीट कर रहा है। कोई अगर ये कहता है ओवर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे ऐसे चलते चलते बहुत समय बाद तक, यहां तक का कोई जनरल जगह दे दे, एक्स नॉट तक का एवरेज निकालो। कहां तक का? एक्स नॉट तक का एवरेज निकालो, 0 से लेके टी नॉट या कुछ टी नॉट लिख देते हैं, टाइम में दिया है तो टी नॉट तक का एवरेज निकालो। मान लिया ये एरिया कुछ a/2 है, ये a/2 है, ये a/2 है, ऐसे ऐसे नहीं, सब एरिया पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे, यहां तक एवरेज निकालो। और यहां से ठीक पहले कुछ n साइकिल हो चुकी हैं, यहां से ठीक पहले यहां तक कितनी साइकिल हो गई हैं? n साइकिल। तो y की एवरेज वैल्यू होगी n साइकिल का एरिया, नो, n साइकिल का एरिया कितना? 0। भाई एक साइकिल का 0 है तो n साइकिल का क्या? 0 प्लस इतना एरिया डेल्टा ए डिवाइड बाई यहां तक का टाइम। अब मुझे बताओ कि यार ये टाइम एक लार्ज टाइम है, लार्ज टाइम, बहुत लार्ज टाइम है, और ये डेल्टा एक छोटा सा एरिया है, तो ये आंसर किसको आएगा, किसके करीब आएगा? 0। क्यों? डेल्टा ए स्मॉल है, ये स्मॉल है, और टी नॉट लार्ज है, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही? ये मैं एवरेज निकाला हूं। अब मैं जरा मीन निकालना चाहता हूं। मीन कैसे निकालोगे? n टाइम्स a लिखोगे पहले तो। भाई a/2 क्या हो गया? a/2 क्या हो गया? a, तो n साइकिल का कितना? na प्लस डेल्टा ए डिवाइड बाई टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम, यहां तक का टाइम में, यहां तक का टाइम कितना था? nt। मैं इस टोटल टाइम को क्या लिख रहा हूं? nt प्लस ये छोटा सा टाइम कितना? डेल्टा टी, नहीं, प्लस डेल्टा ए। अब मुझे बताओ, इतने बड़े नंबर के आगे डेल्टा ए को इग्नोर कर सकते हैं, इतने बड़े टाइम के सामने डेल्टा टी को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये पता है क्या आ जाएगा? a/t। इसका मतलब हुआ मीन ऑफ वन साइकिल, मीन ऑफ वन साइकिल। अच्छा, 0 का मतलब हो गया एवरेज ऑफ वन साइकिल। मैं क्या कह रहा हूं कि तुम इतने लंबे टाइम के लिए अगर कोई काम कर रहे हो, तो बजाय तुम लंबे टाइम के करने के, वो चीज तुम एक लूप से भी निकाल सकते हो। क्या एक लूप का एवरेज 0 आता है? तो लंबे समय का भी एक लूप का मीन a/t आएगा। अरे देखो, एक लूप का मीन क्या आएगा? a/2 प्लस a/2 एरिया बाई टी। नहीं, बताओ यार, मीन ऑफ वन लूप क्या आएगा? वन लूप क्या लिखोगे? a/2 प्लस a/2 अपॉन टी, तो क्या आएगा? a/t। एवरेज ऑफ वन लूप क्या आएगा? तुम लिखोगे a/2 माइनस a/2 अपॉन टी, तो कितना आएगा? 0। यानी यार बड़े इंटरवल के लिए कोई चीज पूछी जाए तो तुम एक लूप के लिए निकाल दो, बाय डिफॉल्ट वही आंसर आएगा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई? नहीं। अच्छा, यहां तो मैं आधे लूप के लिए भी मीन निकालूंगा। चलो, एवरेज ऑफ वन लूप निकाला है, सॉरी, मीन ऑफ हाफ लूप क्या होगा? हाँ, a/2 अपॉन t/2, तो भी क्या आएगा? a/t। क्यों? क्योंकि यार ये लूप का डबल ही तो है, ये टाइम भी डबल है, एरिया भी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो मैं अब आगे वो बात कर रहा हूं जो डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट कोई पूछे साइनोसाइडल ईएमएफ करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो इसका मतलब वो बता नहीं रहा है कहां से कहां तक, और जब बता नहीं रहा है तो हम क्या मानेंगे? ओवर अ लॉन्ग टाइम, ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर ये एरिया a/2 है, ये एरिया a/2 है, तो इसका एवरेज कितना आएगा? एवरेज कितना आएगा? 0/t, मतलब कितना? इसका मीन कितना आएगा? हाँ, a/t है ना। खैर, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या इसको मैं a/2 अपॉन t/2 भी तो कह सकता हूं,
ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ई नॉट साइन ओमेगा टी को 0 से t/2 तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे t/2। ये इंटीग्रेशन में ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t, और ये इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आता है 2e0/पाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मैं ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, ये इंटीग्रेशन किया जा सकता, कोई मुश्किल नहीं है, बट हमारा ये फोकस एरिया नहीं है। हम ये रिजल्ट सीधे सीधे काम का होता है, हमें इस मैथ्स की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्या समझ पा रहे हैं? ERMS कैसे निकालोगे? तो यार ई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटीग्रल dt, ओमेगा को लिख दोगे 2π/t, 0 से t अपॉन t का अंडर रूट। ये कैलकुलेशन स्क्वायर करके निकालोगे तो ये आंसर आता है E0/√2। एवरेज, मीन, ERMS, 3 आंसर साइनोसाइडल के लिए बाय डिफॉल्ट ही आते हैं। तो मैं एक टाइम के लिए क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि ये ओवर अ लॉन्ग टाइम जानना चाहते हैं, और ओवर अ लॉन्ग टाइम वही आंसर आता है जो एक टाइम पीरियड का आता है। ये बात बिल्कुल अनसेड है, किसी किताब में ये लिखते ही नहीं है कि ये एक टाइम का ही क्यों निकाल रहे हो। कहां लिखा है कि एक टाइम पीरियड का निकालना है? तो उसका कारण यह है कि एक टाइम पीरियड का जो आंसर आता है ओवर अ लॉन्ग टाइम भी वही आता है। ये मैंने इंटीग्रेशन स्किप किए हैं, किसी को अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो जान सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ये तीनों आंसर याद रहेंगे, ये सीधे सीधे बाय डिफॉल्ट कोई पूछेगा तो यही आंसर है, या फिर वो क्लियर करके बताए यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, वो अलग क्वेश्चन हो गए। क्या अभी पूरी बातें क्लियर हो गई यार? ठीक है, मीन एवरेज तक की सारी कहानी क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। ऑल्टरनेटिंग सोर्स को मैंने समझाया था यार, ऐसे बार बार बैटरी इधर उधर जाए तो करंट भी फ्लैक्चुएटिंग होगा। अगर ये बैटरी साइनोसाइडली फ्लैक्चुएट कर रही है तो करंट भी साइनोसाइडली फ्लैक्चुएट करता है, ये सबको पता है। अब मैं यहां पर थोड़ी देर पहले मैं ईएमएफ का एक ग्राफ बनाया करता था, करंट का भी वैसा ही ग्राफ बनता था।
अब मैं उस ग्राफ के बजाय एक चलता हुआ डायग्राम बना रहा हूं। ग्राफ एक फिक्स डायग्राम होता है, वो तुम अपने आप टाइम महसूस करो, अपने आप हाइट महसूस करो। मैं एक चलता हुआ डायग्राम बना रहा हूं, इसमें एक एरो घूम रहा है। ये तुम्हें पहले भी दिखाया गया है जब वेव पढ़ाया गया था। क्या एरो की ऊंचाई ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है समय के साथ? यानी ये रियल टाइम चलता हुआ मैं दिखा रहा हूं, जैसे जैसे समय बदल रहा है तो ईएमएफ बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, 0 हुआ, 3π/2 हुआ, 2π हुआ, यानी एक ऑसिलेशन का ग्राफ पूरा हुआ। चाहे ग्राफ बना लो, चाहे ये फीलिंग, क्या जनता समझ में? तो क्या हम एरो से ईएमएफ अपने किस पड़ाव पे है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मैं एरो को अगर ऐसे दिखा रहा हूं हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इस समय अभी अभी ईएमएफ 0 हुआ है। अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो इसका मतलब कि अभी अभी वो 0 1 2 3, मान लिया 10 वोल्ट मैक्सिमम है तो कुछ 4-5 वोल्ट तक पहुंच गया है। अगर मैं ऐसा दिखा रहा हूं तो मतलब वो अभी E0 पे पहुंच गया है, ये कुछ E0/2 पे पहुंच गया है, ये अभी 0 वोल्टेज पे है। अगर मैं ऐसा दिखा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर से E0/2 पे आ गया है, नहीं, लेकिन अब लौटने वाला मामला है। ये दिखा रहा हूं तो इसका मतलब कि वो अब 0 पे आ गया है, नहीं, ये दिखा रहा हूं तो अपना -E0 पे आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक तरफ पॉजिटिव से अब दूसरी तरफ पॉजिटिव आ चुका है। शुरू हुआ था एक तरफ 0 से बढ़ के मैक्सिमम, फिर 0, फिर इस तरफ मैक्सिमम। नहीं, क्या ये एरो हर पड़ाव को डिनोट कर सकते कि नहीं? इन एरो के डायग्राम, रुके हुए डायग्राम को हम उस वक्त का फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये किसी और वक्त का, ये शुरू का फेजर डायग्राम है, ये थोड़ी देर बाद का, ये और देर बाद का, ये 90 डिग्री हो चुका है मतलब और देर बाद का, ये 120 डिग्री हो चुका है, ये और देर बाद का, ये 180 डिग्री हो चुका है और देर का बाद का, ये 270 डिग्री हो चुका है। ये यानी एक एरो एक फेज को डिनोट करता है कि इस समय ईएमएफ। अच्छा, ये घूमता एरो है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, तो ओमेगा रेडियन पर सेकंड को हम उसकी फेज वेलोसिटी बोल सकते हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। वहां हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे जब तक कॉइल घूम रही थी। वो चीज और ये चीज है सेम ही, मगर यहां हम रिप्रेजेंटेशन के लिए एक एरो घुमा रहे हैं। कॉइल भी ऐसे ही घूमती थी। एरो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये कोई चीज थोड़ी है, तो हम उसके घूमने की वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो दोनों नाम हो गए यार, कॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो एंगुलर वेलोसिटी, और इस घूमते हुए एरो के हिसाब से सोचोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या समझ रहा है? तो ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूमता हुआ एरो है, जिस वक्त रोक के तुम इसको ड्रॉ कर दोगे उस वक्त का ये फेज डिनोट करेगा। क्या जनता समझ पा रही? अच्छा, मुझे बताओ, क्या ये फेज एरो करंट के लिए भी हो सकता है और वोल्टेज के लिए भी हो सकता है? मैं कहूं कि इस समय ये वोल्टेज 10 वोल्ट तक जाता है और इसका करंट 2 एंपियर तक जाता है। ये करंट की पीक वैल्यू है और इसकी पीक वैल्यू E0 कितनी है? 10 वोल्ट। जरा ध्यान देना। तो जिस समय ये अपने 5 वोल्ट पे होगा तो करंट भी अपने 1 एंपियर पे होगा। जिस समय ये अपने -10 वोल्ट पे होगा, यानी उस तरफ वोल्टेज होगा, तो करंट भी इस तरफ से -2 फ्लो कर रहा होगा। यानी क्या एक बात मैं कह सकता हूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पड़ाव वोल्टेज का होगा वही पड़ाव करंट का होगा, फेज वाइज दोनों में कोई अंतर। अब इस बात को मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं कि दोनों में अंतर नहीं? इसका मतलब कुछ और भी सर्किट हैं जिनमें करंट और वोल्टेज का पड़ाव एक जैसा नहीं होगा, यानी कभी करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज उतना ज्यादा। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं, आगे आएगा। मैं पहले डायग्राम दिखाता हूं तो मैं समझ में आएगा कि ऐसा भी संभव है कहीं ना कहीं। कहां आ गए यार हम लोग एकदम से? ओके, तो ये किसका फेजर मैंने दिखाया तक? ये देखो जरा, अब मैं इंडक्टिव सर्किट में हूं, तो इंडक्टिव सर्किट में तुम्हें अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। वोल्टेज है, करंट नहीं है। नहीं, अभी करंट आ गया, वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब दोनों की लाइफ में उतार चढ़ाव एक साथ नहीं आएंगे। बात समझ यार? कभी हस्बैंड खुश, कभी वाइफ खुश। जिस दिन हस्बैंड दुखी उस दिन ये है मामला, वाइफ खुश, ये है मामला। यहां पे एक जैसा नहीं है कि पूरी फैमिली एक साथ खुशी मनाए, एक साथ गम मनाए। इसकी खुशी में मेरा दुख है,
इस तरह का मामला है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में प्योर इंडक्टिव सर्किट में मामला अलग है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी अलग है। ये मैंने दिखाया यार, देखो ये खुशी वोल्टेज तो करंट दुखी, वोल्टेज जीरो हुआ तो करंट मैक्सिमम पे। इनकी लाइफ में एक साथ खुशी नहीं है। रजिस्टिव में ऐसा, रजिस्टिव में सब मिल बांट के मामला था। कैपेसिटिव सर्किट में अभी करंट था तो वोल्टेज नहीं था, वोल्टेज आया तो करंट नहीं है, समझ रहा है। इसमें भी यही है। इस बार लीडिंग में हस्बैंड है, ये आगे जो दुख सुख ये झेल रहा है वही दुख सुख इसकी जिंदगी में भी आना है, लेकिन थोड़ा लेट से आना है, ये है। तो ये मैंने अब दो घूमते हुए एरो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया। पिछली बार एक ही एरो से काम चल जाता था, समझ रहे हैं। इसका मतलब यहां इस सर्किट वाले टॉपिक में हमें यही एनालिसिस करना है, फेजर एनालिसिस करना है। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैंने क्या बताया कि दोनों के उतार चढ़ाव एक साथ आएंगे। एक साथ आएंगे मतलब ये बात मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर ईएमएफ का फॉर्मूला ई नॉट, चलो यार मैं वही बताता हूं, जब तक अपने पेन से ना लिखो तब तक लगता है सब वर्चुअल चल रहा है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट या प्योर आर सर्किट में अगर मैंने कोई ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी है, ईएमएफ बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट बराबर क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। मुझे बताओ ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ई नॉट था तो इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट बाई, तो एम्पलीट्यूड तो अलग है मगर फेज तो इसके अंदर होता है, ये एंगल। क्या फेज में दोनों में कोई अंतर है क्या, जीरो अंतर है। इसका मतलब अगर किसी वक्त पे करंट का फेजर ये है तो वोल्टेज का फेजर उसी के अलोंग होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं ना। तो दोनों ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूमते हुए फेजर हैं और साथ साथ उतार साथ साथ चढ़ाव पे जाएंगे। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो यार, ये है असली वाला, मतलब ये है सही माने में, कह सकते हैं साथ चीज को कहते हैं, ये सही माने वाला साथ है। साथ में ऊंचाई और साथ में नीचाई, वहां तो साथ छोड़ देने वाला है, वो शहर वाला है, ठीक है। ये है गांव वाला साथ, बात क्लियर है। साथ में खुशी साथ में गम, और कभी कभी खुशी कभी गम, ये दोनों आना है इसकी लाइफ में। अच्छा मैंने जो है ईएमएफ का फंक्शन दिया था और करंट का फंक्शन तुमसे पूछा तो तुमने ये लिखा। क्या उल्टी बात भी हो सकती, कोई तुमसे पूछे कि करंट का फंक्शन आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, यहां से क्वेश्चन शुरू किया गया है, तो बता यार वोल्टेज का फंक्शन क्या बनेगा। और वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू आई इंटू आर। तो आई ये लिखा है और उसमें आर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या जनता समझ पा रही। वोल्टेज से करंट लिखना, करंट से वोल्टेज लिखना, लेकिन फेज में कभी कोई अंतर नहीं आएगा। ये था प्योर आर सर्किट।
तो यार मैं ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ लिखना चाहता हूं, ये सोर्स का वोल्टेज है या इंडक्टर का वोल्टेज है? सोर्स का भी है और इंडक्टर का भी है। थोड़ी देखो एक पल के लिए कि इस समय सोर्स ऐसा वोल्टेज दे रहा है और इंडक्टर ऐसा वोल्टेज दे रहा है, तो क्या जो वोल्टेज सोर्स का होगा वही, दोनों पैरेलल में ही तो हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाहता है, ये क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट है भाई, है ना। लेकिन जब हम ये लिखते हैं कि ए और बी के अक्रॉस लिखो तो ये और ये फिर सेम ही हो गए। बता ईएमएफ को करंट से लिखना इंडक्टर में हमें आता है, करंट से ईएमएफ लिखना क्या होता था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस केवल ये डिनोट कर रहा है कि इसके वो खिलाफ है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि जैसा सोर्स बस उसके बराबर चाहिए, हमें खिलाफत वाला साइन नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि सोर्स कितना है। हम क्योंकि ए को हाई और बी को लो मान के लिखना चाह रहे हैं, तो ये माइनस मैंने हटा दिया है। एल डी आई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जल्दी बताएं जरा। आई नॉट ओमेगा भाई साइन का कॉस ओमेगा टी और फिर अंदर का नहीं। अब मुझे बताओ कॉस समथिंग को हम लोग लिख सकते, अच्छा एक एल भी है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख दें, कोई दिक्कत है? क्या साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग कॉस समथिंग होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग कॉस समथिंग आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ये पढ़ा है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने दिया क्या था, करंट, लाया क्या है, वोल्टेज, करंट से वोल्टेज लाया है, जैसे मैं यहां पे करंट से वोल्टेज लाता था, तो क्या पता करंट से वोल्टेज लाता था तो करंट के बगल में कोई चीज मल्टीप्लाई होती थी ओम यूनिट की, तभी तो वोल्ट यूनिट बनता है, साइन की तो कोई यूनिट है नहीं। एम्पियर जब ओम यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वोल्ट यूनिट बनता है, एम्पियर जब किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वोल्ट बना है, तो वो कोई चीज जो मल्टीप्लाई में है वो किस यूनिट की होगी, ये किस यूनिट की होगी, ओम। इसको हमने एक नाम दिया है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल से डिनोट करते हैं, हालांकि ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है ओमेगा एल। मैं कह सकता हूं यार एक्सेल रेजिस्टेंस की जगह पर आया है, और एक्सेल यानी ओमेगा एल जब इंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस की जगह पे आता है तो ऐसे नहीं आता है जैसे रेजिस्टेंस आता था, रेजिस्टेंस साथ में अंतर नहीं लाता था, दोनों का साथ मिला के चलता था नहीं, लेकिन ओमेगा एल आया है तो उसने करंट और वोल्टेज के फेज में अंतर ला दिया है, डिफरेंस ला दिया है, यानी यार दो लोगों के साथ में एक तीसरे की एंट्री हुई है और उसने उन दोनों लोगों के बीच में फेज का अंतर ला दिया है, ओमेगा एल के आने से फेज में अंतर आ गया है। अच्छा किसका फेज बढ़ाता है, हाँ ई का बढ़ाया है, यानी करंट के मुकाबले वोल्टेज का फेज बढ़ाया है। जब ओमेगा एल आर की जगह, आर जब अपनी जगह पे आता है तो कोई फेज में अंतर नहीं लाता, लेकिन जब ओमेगा एल आता है तो फेज में अंतर लाता है, और किसका फेज बढ़ाता है, वोल्टेज का फेज, और कितने से बढ़ाता है, पाई बाई 2 से। यानी इस रेस में अगर मैं करंट का फेजर ऐसे बनाता हूं तो मुझे वोल्टेज का फेजर उससे 90 डिग्री एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, हालांकि दोनों ही ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूमने वाले फेजर हैं। नहीं, कौन आगे होगा, है ना, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाय 2, ये दोनों घूमते हुए फेजर हैं। इसकी जिंदगी में जब ऊंचाई आएगी तब ये नीचे होगा, जब ये ऊंचाई पे होगा तब ये 0 पे होगा। क्या पूरी तरह समझ पा रहे हो क्या कहानी चली है? ये ओम यूनिट का क्यों है, क्योंकि आर की जगह पे आया है ना। अच्छा यार मैंने अभी सीधी बात करी थी जिसमें मैथ्स लगा पा रहा था, अब यहां से रूल बन गया है। रूल क्या बना है, वोल्टेज ओमेगा एल आता है तो वोल्टेज का फेज, क्या ये बात मैं उल्टी भी शुरू कर सकता हूं, हालांकि उसके लिए मैथ्स लगाना संभव ना था, इसलिए मैंने वहां से शुरू नहीं किया था। मैं वोल्टेज तुम्हें दे दूं, वोल्टेज का फॉर्मेट ये दे दिया है, और मैं कहूं करंट लिखो। देखो यार अभी मैं करंट देके वोल्टेज लिखवा रहा था, अब मैं कह रहा हूं वोल्टेज देके, तो बता यार वोल्टेज से करंट जब लाते हैं तो क्या वोल्टेज अपॉन करते हैं कि नहीं। इस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस ओमेगा एल है, लेकिन ओमेगा एल जब आता है तो अंतर ला के ही आता है, किसको बढ़ाता है, तो ई तो पहले से दिया है तो उसको तो हम बदल नहीं सकते, कोई बात नहीं। हमें अगर किसी को जिताना है तो दो तरीके हैं,
या तो उसको जिता दो जैसे वहां जिताया था, या तो इसको हरा दो, करंट को हरा दो, करंट को π/2 से कम कर दो, तो क्या वोल्टेज जीत जाएगा? क्या जिताया अभी भी इसने किसको है? वोल्टेज को है। यानी यार हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में साली की एंट्री हो गई है, और साली की एंट्री हुई है तो उसको जिताना तो अपनी बहन को ही था, तो इस बार उसने जीजा को हरा दिया है, पिछली बार अपनी बहन को जिता दिया था। बस ऐसा ही है कुछ। बात क्लियर है? दो तरीके हैं अपनी बहन को जिताने का, या तो बहन को जिता दो या तो जीजा को हरा दो। दोनों तरीके से जीतेगा कौन? बस यही है। इससे डिटरमाइन होने की जरूरत नहीं है आगे के लिए, बस केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। पता चले तुम लोग प्लानिंग शुरू कर दो अभी से कि अच्छा मेरी सिस्टर के साथ अत्याचार हो रहा, देखते चले। तो यार सीधी बात हमने मैथ से समझाई है, और तुम्हें अब रिजल्ट समझना है कि रिजल्ट क्या आता है। उल्टी बात तुम ऐसे ही लिख पा रहे हो, तुम्हें पता है बस जिताना किसको है? वोल्टेज को। वोल्टेज आगे रहेगा कब? जब इंडक्टर है। जब इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे रहेगा। हटा दे भाई। तो अभी हम लोग अगला सर्किट पढ़ने वाले हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। वोल्टेज दिया है, तो मैं यहां पे वोल्टेज शुरुआत कर रहा हूं। पिछली बार करंट से शुरुआत करी थी, क्योंकि करंट से मैथ्स लगाना आसान था। इस बार वोल्टेज से मैथ्स लगाना आसान है। जहां से मैथ्स लगाना आसान है, फिजिक्स में हम जबरदस्ती आ मैथ्स मुझे मार ऐसा नहीं करते। जहां से मैथ्स आसान हो वहीं से शुरू करते हैं। Q बराबर हमें पता है CV होता है, नहीं होता? तो वोल्टेज दिया है C इंटू वोल्टेज, कितना आ गया? C0 साइन ओमेगा टी। मगर हमें वोल्टेज दिया है, करंट लिखना चाह रहा था। करंट पता है, करंट बराबर I बराबर क्या होता है? DQ बाई, इसका डिफरेंशिएशन करो, C0 कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो खैर कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो यार, करंट वोल्टेज से शुरुआत हुई थी, करंट आ गया है। कौन आगे है फेज में? करंट लीड्स द वोल्टेज बाई π/2। इस सर्किट में कौन आगे आया है? करंट आ गया है, नहीं। और रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आया है? यार पहली बात तो ये जगह रेजिस्टेंस की है ही नहीं। मुझे बताओ, जब वोल्टेज दिया हो, करंट लिखना हो, तो रेजिस्टेंस नीचे होता है। ये कहां लिखा है? ये गलत जगह आ गया है। कोई बात नहीं, मैं क्या यहां 1/ω/c लिख दूं तो सेम ही बात तो हो गई। यहां से हटा के मैंने क्या लिख दिया? 1/, और ये जो चीज है
क्या ये आर की जगह पे आई है? भाई देखो करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज की यूनिट ये हो गई, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम यूनिट की चीज ये है, इसका नाम हमने क्या रखा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू क्या है? 1 बाई, यानी अब यार करंट वोल्टेज के रिश्तों में वोल्टेज का भाई आ गया है, आई मीन वोल्टेज का नहीं, करंट का भाई, करंट का भाई। पिछली बार वोल्टेज का बहन आया था, इस बार करंट का भाई आ गया है। यानी यार अब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में देवर की एंट्री हो गई है। देवर जब आता है तो किसको जिताएगा? भाई को जिताएगा, ठीक है। आर की जगह पे आर आता था, फेज में कोई अंतर नहीं लाता था, लेकिन आर की जगह पे जब से देवर आया है उसने करंट को जिताया है, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 बाई ओमेगा सी। मैंने यार वोल्टेज से शुरू करके करंट लिखा था, क्या उल्टी बात नहीं कर सकते हैं? बता यार, अगर मैं करंट दे दूं इस लुक में और तुमसे पूछो बता यार वोल्टेज का लुक क्या होगा, क्या लिखोगे? इसी सर्किट के लिए वोल्टेज बराबर आई नॉट इंटू साइन समथिंग, आर की जगह पे क्या? और 1 बाय ओमेगा सी आता है तो भाई को जिताता है, करंट को जिताना है इसको, तो इसको हरा देते हैं। दो तरीके से यार जीत सकता है यार करंट, एक तो भाई को जिता के और एक बार भाभी को इस तरह से। यानी ये सब एक क्वेश्चन है यार कि ये दिया हो तुमसे इसका फॉर्मूला पूछे, ये दिया हो तुम्हें इसका फॉर्मूला पूछे, बीच के स्टेप जरूर नहीं पूछेगा, लेकिन ये दिया हो ये पूछे, ये सब एक क्वेश्चन हो सकता है। क्लास में बातों बातों में हर लाइन पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे होते हैं, इतने क्वेश्चन तो एक सीट में भी नहीं आते जितने क्लास में हो जाते हैं। तो इसलिए हर चीज को एक क्वेश्चन की तरह देखा करो कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो यार यहां अगर मैं फेजर बनाऊं किसी भी वक्त, तो किसको पीछे रखूंगा, किसको आगे रखूंगा? करंट आगे, और कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री, और ये दोनों ही ओमेगा से घूमते हुए डायग्राम है। इस लड़ाई में हमेशा कौन जीतेगा? करंट जीतेगा, क्योंकि एंट्री भाई की हुई है, करंट के भाई की। 1 बाई ओमेगा सी करंट का भाई है, तो ओमेगा एल वोल्टेज की, मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है, वोल्टेज को भाई होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये फेजर डायग्राम किसका है? ये इंडक्टर वाले, वोल्टेज आगे है ना, कौन आगे है? ये जो आगे है, ठीक। एक इंडक्टर, एक रजिस्टर, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। एक इंडक्टर, एक रजिस्टर, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। सॉरी, मैं इसकी शुरुआत वहां से करूंगा जहां से मैथ्स लगाना आसान है। तो यार इससे फ्लो करने वाला आई नॉट साइन ओमेगा टी है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बता रहा करंट ये है, और मुझे ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज लाना है, ए और बी के अक्रॉस, वो इस सर्किट का भी वोल्टेज है, सोर्स का भी वोल्टेज है, और वो EL
और ER दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं? क्या जो करंट इससे फ्लो करेगा वही करंट दोनों से सेम है, सीरीज सर्किट है, ये LR का सीरीज सर्किट है। मुझे करंट का फॉर्मेट पता है, R पता है, L पता है, ओमेगा पता है, करंट का फॉर्मेट पता है, तो मैं लिखना चाह रहा हूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ER और इसके अक्रॉस जो EL होगा वो लिखना चाह रहा हूं मैं करंट के टर्म में। बताओ जरा ER क्या होगा? I नॉट R साइन। क्या जब R आता है तो फेज में कोई अंतर नहीं आता है? बात क्लियर है? R मतलब वो आइडियल भाई का काम करता है, जब भाई के साथ भाई आता है तो फेज में कोई अंतर नहीं आता है, इस तरह की बात है। चलो EL ओमेगा L आता है तो फेज बढ़ाता है ना? क्या ये वोल्टेज इंडक्टर का था, ये वोल्टेज रेजिस्टर का था और ये वोल्टेज सर्किट का है? हम किसका लिखना चाहते हैं? सर्किट का। सर्किट का वोल्टेज लिखना चाहते हैं तो तुम्हें दो साइनोसाइडल टर्म को सम करना पड़ेगा। दो साइनोसाइडल टर्म का सम, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी थोड़ा दिन पहले जब हम इंटरफेरेंस कर रहे थे तो मैंने कहा था यार एक साइनोसाइडल टर्म A1 एम्पलीट्यूड का, एक A2 एम्पलीट्यूड का, और दोनों में एक फेज का अंतर है, ये उसका डेल्टा है, तो उनका सम एक वेक्टर जैसा होता है और दो साइनोसाइडल टर्म का सम भी एक साइनोसाइडल टर्म आता है। इसको मैंने यहां R न लिख के Z लिखा है, अभी मैं बताऊंगा। और वो भी एक साइनोसाइडल टर्म आता है जिसमें रेफरेंस फेज लिख दो और फिर एक फाई लिख दो। ये Z और फाई वेक्टर थ्योरी से तय होते हैं। वो वेक्टर थ्योरी नहीं, उसको फेजर सम बोलते हैं, फेजर थ्योरी से। वेक्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फेजर। तो यार Z और फाई, Z एंड फाई आर डिटरमाइंड बाय फेजर सम। फेजर सम, तो ये फेजर सम क्या है? ये बात हम लोगों ने थोड़ा बहुत जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था उस समय किया था, इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन ऑफ SHM, बिल्कुल सेम बातें हैं। क्या दो वेक्टर का सम R होता है और उसका रिजल्टेंट का एंगल विद द फर्स्ट वो फाई होता है? तो मैं अभी करूंगा तो खुद समझ में आएगा। बताओ। अच्छा, पहला साइनोसाइडल टर्म ये वाला मान लेते हैं, पहला साइनोसाइडल टर्म मैं जीरो फेज पे ड्रॉ कर रहा हूं और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? R। ये 0 डिग्री को डिनोट करता है। जीरो फेज पे मैंने क्या ड्रॉ किया है? R। दूसरा एम्पलीट्यूड ओमेगा L, ओमेगा L वो क्या बताओ यार? 90 डिग्री फेज का है। इन दोनों वेक्टर का या इन दोनों चीजों का फेजर सम करना है। तो यार फेजर सम वेक्टर जैसा होता है, R के हेड पे क्या ड्रॉ करो? ओमेगा L। तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला। तो Z कितना आएगा? अंडर रूट, ये Z जो है ना ऑब्वियसली यार ओम यूनिट का ही होगा। क्यों? R ओम यूनिट का, ओमेगा L ओम यूनिट का, तो उनका रिजल्टेंट भी, इसको हम बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ सर्किट। ये इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। जैसे R रेजिस्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस था, एक्सेल इससे पहले देखा वो इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस था, XC कैपेसिटिव सर्किट का रिएक्टेंस था, तो Z LR सर्किट का रिएक्टेंस है जिसका नाम हम इंपीडेंस बोल देते हैं। ये भी ओम यूनिट का है। क्या जनता समझ पा रही? और फाई क्या होगा? tan फाई इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो फाई इक्वल टू क्या? tan इनवर्स ओमेगा L बाई R। ये फाई की जगह आ गया और ये Z की जगह आ गया। क्या जनता समझ पा रही है यार? वो करंट दिया था, वोल्टेज लिखना था, तो करंट इनटू समथिंग आएगा, बस वो समथिंग फेजर सम से तय कर लिया गया है। क्या जनता समझ पा रही? और हमने वो काम किया है जिसके लिए हम सारे स्टेप सोच सकते थे। अब मैं उल्टी बात तुमसे करना चाह रहा हूं। मुझे बताओ, करंट दिया था तो वोल्टेज लिख दिया। अगर वोल्टेज गिवन हो और तुमसे पूछा जाए करंट का फॉर्मेट क्या लिखा जाएगा इसी सर्किट के लिए, जनता बताएगी।
वोल्टेज अपॉन अपॉन इस सर्किट का रेजिस्टेंस, दैट इज Z, वो लिखा है Z, और यहां माइनस पाई। क्यों? अगर ये फेज, अच्छा ये फेज ना 0 है ना 90 है उसके, और जीता कौन है, करंट या वोल्टेज? यार देखो, करंट रेफरेंस फेज में ड्रॉ किया गया था, ये 0 डिग्री, ये करंट का फेज है, ये करंट का फेज है। क्यों? देखो यार, जो रजिस्टर के वोल्टेज का फेज है वही करंट का फेज है। क्या बात कह रहे हो? 0 डिग्री करंट का फेज है, तो करंट के फेज से ये फेज ऊपर है, और ओमेगा एल का जो फेज है वो π/2 ऊपर था कि नहीं? रिजल्टेंट का फेज π/2 नहीं है, उसके बीच में कुछ है। बात समझ? क्योंकि ये सर्किट इंडक्टिव है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, वो π/2 नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टिव भी तो है, दोनों के बीच का मामला है। ओमेगा एल जिताना चाह रहा था π/2 से, और रेजिस्टेंस वही रखना चाह रहा था, तो खींचतान के बीच का मामला बना है। 45 डिग्री भी नहीं है, वो बीच का मामला वैल्यू से तय होगा कि ओमेगा एल ज्यादा स्ट्रांग है या, यानी अब मामला साली और देवर दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि फेज को कहां ले जाना है। अगर साली स्ट्रांग निकली तो फेज कम हो जाएगा, और देवर स्ट्रांग निकला, सॉरी किसको, देवर स्ट्रांग निकला तो करंट के करीब फेज आएगा, और अगर साली स्ट्रांग निकली तो करीब फेज आएगा। वो इन दोनों के नेट से डिसाइड होगा। बात क्लियर है? झगड़े में अब 4 लोग शामिल हो चुके, ठीक है, नोट करें। करंट और वोल्टेज की लड़ाई में Z, R और ओमेगा एल दोनों की एंट्री हो चुकी है। ये मैं आइडियल भाई और आइडियल सिस्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉन आइडियल भी होते हैं, उस केस में ज्यादा संग्राम हो जाता है। क्योंकि भाई ने अगर साली का पक्ष लेना, भाभी का पक्ष लेना शुरू कर दिया, और हस्बैंड ने साली का पक्ष लेना शुरू कर दिया, तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाएगा। मैंने एलआर सर्किट तुम्हें कराया, जो स्टेप मैंने एलआर सर्किट के कराए हैं, एलआर सीरीज सर्किट, बेसिकली मुझे एलआर सीरीज एसी सर्किट लिखना चाहिए। क्या वही डिस्कशन आरसी के लिए कर सकते हैं? एलआर आ चुका है, तो अब क्या आने वाला है? आरसी।
कुछ करो अपने मन से। आरसी सीरीज सर्किट, हाँ आरसी करो, आरसी नहीं नहीं, इसमें आई से ही शुरू करना है, इसमें आई से ही शुरू करना है, यानी गिवन आई के लिए पहले लिखना है। यही स्टेप, बिल्कुल जो स्टेप अभी करें वही स्टेप आएंगे। ई से शुरू कर ही नहीं पाएंगे, आई से ही शुरू कर पाएंगे। एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, और गिवन करंट के लिए हमें वोल्टेज लिखना है। वोल्टेज इस ए और बी के क्रॉस, वो सर्किट का भी वोल्टेज है, सोर्स का भी वोल्टेज है। क्या होगा यार, ई आर प्लस ई सी। चलो मुझे बताओ ई आर कितना, आई नॉट आर, ई सी कितना, करंट से हम वोल्टेज लिख रहे हैं। कैपेसिटर करंट को जिताता है, कैपेसिटर, सी फॉर कैपेसिटर, करंट को जिताता है। सी सी नाम है तो नाम का फेवर है। इंडक्टर वोल्टेज को जिताता है, कैपेसिटर करंट को जिताता है। तो देखो इसने करंट को जिता दिया, वोल्टेज को हरा दिया। आई नॉट हम दोनों में कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, आई नॉट। तो यार एक एम्पलीट्यूड आर है और एक एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड में अब हमें क्या करना है, फेजर सम। क्या इसका रिजल्ट आने वाला है आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, कुछ ऐसे लुक में आने वाला है। अच्छा ये माइनस फाई आने वाला है, मैं पहले लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि ये सर्किट कैसा है, कैपेसिटिव सर्किट है, और कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज को हारना पड़ता है, करंट जीतता है। तो अब हारना मतलब π/2 से नहीं हारेगा, कम से हारेगा। मैं अब जरा इनका फेजर सम करता हूं। आर को कितने डिग्री पे दिखाना है, 0 डिग्री पे, आर को 0 डिग्री पे दिखाना है। और 1/ω/c को नीचे दिखाना है, नीचे की तरफ 90 डिग्री पे, -90 डिग्री, नीचे की तरफ 90 मतलब -90 या 270 भी कह सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट लाना है, तो आर और 1/ω/c की लड़ाई में रिजल्टेंट z आएगा, दैट इज √r² प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर, या xc भी लिख देते हैं। ये z की जगह आ गया है, ठीक है, ये z की जगह आ गया है। फाई की जगह क्या आएगा, tan फाई इक्वल टू 1/ω/c/r या 1/ω/c/r। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स, ये फाई की जगह आ गया। क्लियर भाई। तो मैंने यार शुरुआत करंट से लेके वोल्टेज लाना दिखा दिया। क्या उल्टी बात नहीं हो सकती यार। अच्छा बताओ यार, मैं अगर वोल्टेज का फॉर्मूला दूं तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका लुक बताओ। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इससे ये पूछा जाए, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, इससे ये पूछा जाए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बोलो। हेलो सर, आज रुक जाइए, कल बताता हूँ। लोन अकाउंट नंबर नहीं दिया? नहीं अभी नहीं दिया। ठीक है। करंट होता है वोल्टेज अपॉन जेड, जेड दैट इज दिस। और जब जेड आएगा तो फेज में अंतर लाएगा। अब क्योंकि एक कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट को जिताएगा, तो यहां क्या लिख देना है, प्लस फाई। अच्छा ये π/2 से नहीं जिताएगा, क्योंकि आर उसको मेंटेन रखना चाहता है और ये π/2 गिराना चाह रहा है, तो बीच का मामला कुछ आएगा। क्या पूरी बात क्लियर है यार, आरसी सर्किट।
अगला कौन सा आने वाला है? अगला आने वाला है LC, यानी एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई और गिवन करंट के लिए हम शुरुआत करते हैं। करंट गिवन है तो बता यार वोल्टेज क्या हो गया? EL प्लस EC। जल्दी बताओ यार, EL कितना? EL कितना? I नॉट नहीं, क्या इन दोनों से I नॉट कॉमन आ रहा है कि नहीं? दोनों से I नॉट कॉमन ले लेते हैं। अब इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इनमें क्या करना है? फेजर सम। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस लाइन 0 डिग्री वाली बनाता हूं। ओमेगा एल को कितने पे ड्रॉ करना है? यार यहां कुछ ड्रॉ करने को है ही नहीं, इस बार 0 डिग्री वाला कोई नहीं है, और 1 बाई ओमेगा सी को नीचे। अब यार हमें नहीं पता कि कौन ज्यादा है, मैं किसी एजम्पशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मान लेता हूं कि ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी से ज्यादा है, सर्किट इंडक्टिव नेचर का है। क्यों? ओमेगा एल का असर ज्यादा है, ऐसा मैं मान लेता हूं। ओमेगा एल और 1 बाई ओमेगा सी में किसका असर ज्यादा है? ओमेगा एल का। तो नेट कहां आएगा फिर? ऊपर आएगा, जो कि 0 डिग्री फेज के मुकाबले कितना ज्यादा होगा? 90 डिग्री ज्यादा होगा। यानी यार अब मैं सम लिखने की स्थिति में हूं। Z की जगह क्या आया है? Z अंडर कुछ नहीं, Z की जगह ये आया है। भाई आगे पीछे की लड़ाई 180 डिग्री का मामला है ना, पिछली बार 90 का मामला था। 180 का मामला तो सीधे आगे पीछे से हैंडल होता है। और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर मैंने Z को ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी लिखा है तो ये प्लस पाई बाय 2 आएगा। अगर मैंने ओमेगा सी 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल लिखा होता तो यहां मैंने माना है कि इसकी जीत हुई है। क्या जनता समझ पा रही है? तो मैंने यार सीधी बात कर ली करंट से वोल्टेज की। मुझे बताओ, अगर वोल्टेज गिवन होता तो करंट तुम कैसे लिखते? वोल्टेज अपॉन Z, जहां Z का मतलब ये है, और बात समझ में आ गई यार? पूरी स्टोरी क्लियर है? तो अगली क्लास में हम लोग LCR करेंगे, उसके रेजोनेंस की बातें करेंगे, पावर की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी, पूरा खत्म कर दूंगा मैं।